नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम हिंदी से देखेंगे मैराथन क्लास। और दोस्तों इससे पहले जो है उत्तराखंड जीके से 3 मैराथन क्लास कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और हिंदी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो सभी दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा इसका आंसर, गुरुमुखी, देवनागरी, रोमन, सौराष्ट्री। तो फर्स्ट का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। आप सभी जानते हैं हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों देवनागरी लिपि से। ठीक है, जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसी प्रकार जो है अंग्रेजी किस में लिखी जाती है, रोमन लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, और पंजाबी किस में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो ये भी आपको याद रखने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा जाता है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजभाषा। ठीक है, ठीक है, भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा जाता है, राजभाषा वर्ग में। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों राजभाषा इसको कब राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो याद रखेंगे 14 सितंबर 1949। ठीक है, 14 सितंबर 1949। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर कीजिए, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। आपको बताना है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन देखिए क्या रहेगा राइट आंसर इसका। तो राजभाषा संबंधी प्रावधान दोस्तों ये आर्टिकल 343 से लेके 351 तक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, साथ ही साथ भाग यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो भाग भी याद रखेंगे। भाग 17 में हिंदी का जिक्र मिलता है। ठीक है, और अनुसूची 8 में जो है क्या है 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, संधि कहते हैं, या फिर उपसर्ग कहते हैं। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है यहाँ पर देखिए दो वर्णों के मेल से, ठीक है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखेंगे यहाँ पर शब्दों के मेल से क्या बनता है, शब्दों के मेल से क्या बनता है, समास बनता है। ठीक है, शब्दों के मेल से समास बनता है और वर्णों के मेल से संधि। ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 है दोस्तों, गमन शब्द को विलोम बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो गमन शब्द को क्या बनाना है, विलोम बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, इसमें से उप उपसर्ग, आ उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, या फिर अनु उपसर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गमन का मतलब क्या होता है, गमन का मतलब होता है जाना। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम क्या बन जाएगा, जाने का क्या हो जाएगा, आना। तो आने के लिए कौन सी उपसर्ग लगाएंगे हम इसमें, गमन का क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। ठीक है, तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जठरानल बोलते हैं, दावानल बोलते हैं, या फिर बड़वानल बोलते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दावानल बोलते हैं जंगल में लगने वाली आग को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात करें दोस्तों जठरानल की, तो जठरानल दोस्तों पेट में लगने वाली आग को कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो बड़वा नल है दोस्तों, बड़वा नल किसको बोलते हैं, पानी या समुद्र में लगने वाली आग को।
ठीक है। पानी या समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? बड़वा नल। और पेट में लगने वाली आग को कहते हैं जठरा नल। और जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावा नल। ठीक है, तीनों याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, पानी पीकर जात पूछना मुहावरे का अर्थ है। तो पानी पीकर जात पूछना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन देखिए, क्या रहेगा राइट आंसर बताइए। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, काम निकलने के बाद सोचना। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पानी पीकर जात पूछना मुहावरे का अर्थ होगा काम निकलने के बाद सोचना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तुरंत दान महाकल्याण लोकोक्ति का अर्थ है। तो तुरंत दान महाकल्याण लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा बताइए। दान करने में विलंब ना करें, दान करने के लिए विचार विमर्श न करें, जो कार्य करना हो उसे तुरंत करना चाहिए, या फिर दान के लिए अपनी आय न देखें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुरंत दान महाकल्याण लोकोक्ति का अर्थ होगा जो कार्य करना हो उसे तुरंत करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। ऑप्शन देखिए, मैं गाने की मेहनत कर रहा हूँ, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, या मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो के लिए एक शब्द बताना है। जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो, शत्रुहीन, अशत्रु, निशत्रु या फिर अजात शत्रु। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों 10 का। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आंसर कीजिए इसका। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री या माँ के लिए एक शब्द क्या होगा? वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसु या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री या माँ को क्या कहा जाता है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा वीर प्रसु। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, तो कौन सा रहेगा राइट आंसर? मैंने आपको हर मॉक टेस्ट में बताया है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं ये भी आपको याद रखना है। ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, ये भी पूछा जा सकता है आपको कितने होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऊष्म व्यंजन है आपके कौन से हैं? 100, 100, 100 और हौ। ठीक है, सलजम वाला 100, षटकोण वाला 100 और सारस वाला 100 और हौ। ठीक है, ये आपके क्या हैं? 4 ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं 13 पर। 13 है दोस्तों, कमल के समान नयन में समास कौन सा होगा? तो कमल के समान नयन में कौन सा समास होगा बताइए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, तुलना की है कमल के समान नयन। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन देखिए 14, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पर उन्मूलन का विलोम बताना है, क्या होगा? अवमूल्यन, रोपण, संश्लेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है बताना है आपको। कवयित्री, तदोपरांत, पूजनी, अंत्याक्षरी। क्या रहेगा राइट आंसर 15 का? देखिए, ये भी गलत है, कवियत्री ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये भी गलत है, पूजनीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा अंत्याक्षरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए, पंख किसका पर्यायवाची है? तो पंख किसका पर्यायवाची इसमें से बताइए। समुद्र, जल, आकाश, कीचड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंख किसका पर्यायवाची है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंख यानी कि कीचड़। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा
यानी कि कीचड़, गंदगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 है व्योम किसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपका बताना है व्योम किसका पर्यायवाची है। पृथ्वी, आकाश, रोशनी, समुद्र। तो आप सभी जानते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्योम यानी कि आकाश। ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आकाश को कहा जाता है व्योम। ठीक है। और आकाश को और कई नामों से जाना जाता है दोस्तों, जैसे आसमान हो गया, नभ हो गया, अनंत हो गया, अंबर हो गया। ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, आपको श्री गणेश का विलोम बताना है। श्री राधा, इतिश्री, विनाश या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा। 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इतिश्री। ठीक है। श्री गणेश का विलोम क्या होता है, इतिश्री। ठीक है। ठीक है। श्री गणेश का मतलब क्या होता है, शुभारंभ करना किस चीज़ का। ठीक है। और आपका इतिश्री का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। ठीक है। अगला देखिए 4, यहाँ पर विस्तृत का विलोम बताना है। विस्तृत का विलोम क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए। विस्तार, संक्षिप्त, संक्षेप या संक्षिप्त। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विस्तृत का विलोम बताना है। तो विस्तृत का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का राइट आंसर हो जाएगा संक्षिप्त। ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 है, देखिए आंसर भी कीजिए साथ साथ। देखिए गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द बताना है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, विद्यार्थी, शिष्य, अंतेवासी या फिर आश्रमवासी। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा अंतेवासी। ठीक है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को कहते हैं अंतेवासी। ठीक है। और विद्या को, ठीक है, विद्या को ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है, विद्यार्थी कहलाता है। ठीक है। और शिक्षा को ग्रहण करने वाला शिष्य कहलाता है। और आश्रम में रहने वाला आश्रमवासी। ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 है दोस्तों, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चक्रधर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 6 का राइट आंसर, चक्रधर। बताइए जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, चक्रधर। ठीक है। यानी कि भगवान विष्णु। ठीक है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर चंद्रशेखर किसको कहा जाता है, शिव को कहा जाता है, सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बताइए। बराबर बात सुधरना, पीछा छुड़ाना, राह न सूझना या फिर ढांढस बांधना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 7 का। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों राह न सूझना। ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला है आंखें भर आने का अर्थ है। तो यहाँ पर आंखें भर आने का अर्थ क्या होगा, आंसू आ जाना, नींद आना, आंख दुखना या फिर भाव विभोर होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का। 8 का राइट आंसर हो जाएगा भाव विभोर होना। ठीक है। आंखें भर आना यानी कि भाव विभोर होना। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 10 जने की लाठी, 1 जने का बोझ। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। दूसरों के भरोसे रहना, सबकी सेवा व्यर्थ करने वाला, माँ कर खाना, सहयोग से काम आसानी से हो जाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में। 10 जने की लाठी, 1 जने का बोझ होगा। इसका सही अर्थ होगा दोस्तों लोकोक्ति का सहयोग से काम आसानी से हो जाना। ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। दान देने से मुक्ति मिलती है, मूर्ति पूजा से मोक्ष मिलता है, अपने किए का फल भोगना या इनमें से कोई नहीं। अपनी करनी पार उतरनी मुहावरे का जो लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा अपने किए का फल भोगना। ठीक है।
तो सी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए आंसर कीजिए। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि होगी, बताइए। तो आप सभी जानते हैं 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि होगी। तो राइट आंसर होगा यण संधि, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृगेंद्र शब्द में कौन सी संधि है। तो मृगेंद्र में कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी संधि होगी, गुण संधि, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 है दोस्तों, दूध रोटी में कौन सा समास होगा, बताइए। दूध रोटी में कौन सा समास होगा। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व, क्या रहेगा 13 का राइट आंसर। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों रोटी, दूध रोटी में होगा आपका द्वंद्व समास, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए सरासर में कौन सा समास होगा, बताइए। सरासर में कौन सा समास होगा, अव्ययी, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। तो 14 का क्या हो जाएगा, सरासर में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व, क्या हो जाएगा राइट आंसर। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए तरणी का पर्यायवाची शब्द है, तो तरणी का पर्यायवाची बताना है, ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए। युवती, नाम, नदी, सूर्य, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। तरणी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तरणी किसको बोला जाता है, सूर्य को कहा जाता है तरणी, ठीक है। और सूर्य के और क्या पर्यायवाची होते हैं, जैसे मार्तंड हो गया, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सभी पर्यायवाची शब्द होते हैं सूर्य के, ठीक है, याद रखने हैं सारे। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, देखिए अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। अनुपम का पर्यायवाची बताना है, सामान्य, साधारण, अनावश्यक, अपूर्ण, क्या हो जाएगा राइट आंसर। अनुपम का पर्यायवाची होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अनुपम का पर्यायवाची होता है, क्या होता है, अपूर्ण, ठीक है, अपूर्व, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अनुपम के और क्या होते हैं, जैसे आपका अतुल हो गया, अद्वितीय हो गया, ठीक है, अनूठा हो गया, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आंसर कीजिए इसका। लोचन किसका पर्यायवाची है। तो लोचन किसका पर्यायवाची है बताइए। कान, पैर, आँख, हाथ। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं किसका पर्यायवाची है, लोचन आँख का पर्यायवाची है, ठीक है। तो आँख के और क्या पर्यायवाची होते हैं, आँख को क्या कहा जाता है, आँख को दृग भी कहा जाता है, ठीक है। आँख को जो है चौष्णु भी कहा जाता है, ठीक है। आँख को नयन भी कहा जाता है, नयन, ठीक है। आँख को लोचन भी कहा जाता है, आँख को दृष्टि भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे पर्यायवाची हैं, इनको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए प्रवृत्ति का विलोम शब्द बताना है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा, वृत्ति होगा, निवृत्ति होगा, अनावृत्ति होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा, निवृत्ति, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। प्रवृत्ति का अर्थ होता है, क्या होता है, आदत, वृत्ति, ठीक है। वृत्ति का मतलब वृत्ति का होता है आदत, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या बन जाएगा, निवृत्ति, ठीक है। अगला देखिए 5, चपल का विलोम शब्द बताना है। चपल का विलोम शब्द है वाचाल, चंचल, उद्यमी, गंभीर, क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर। चपल का विलोम शब्द होगा गंभीर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कोयल का तत्सम क्या होगा, चलिए बताइए। कोयल का तत्सम क्या होगा, इनमें से कोयल, कोकिला, कोकिल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 6 का राइट आंसर। तो कोयल का तत्सम क्या हो जाएगा, कोयल का हो जाएगा कोकिला, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मकड़ी का तत्सम क्या होगा। तो मकड़ी का तत्सम बताना है, क्या होगा बताइए।
तो मकड़ी का तत्सम होता है मरकटी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 7 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 है दोस्तों, हिंगू का तद्भव क्या होगा, बताइए। हिंगू का तद्भव क्या होगा बताइए। जौ, सौंठ, हींग, बैगन, क्या हो जाएगा राइट आंसर। हिंगू का तद्भव क्या होगा, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हिंगू का तद्भव होगा हींग। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। भाववादी, आदर्शवादी, अवसरवादी या इनमें से कोई नहीं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। 9 का राइट आंसर हो जाएगा अवसरवादी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आदर्शवादी जो आदर्श को मानता है उसे बोलते हैं आदर्शवादी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, तर्क के द्वारा जो माना गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा। तर्क के द्वारा जो माना गया है, जो माना गया है उसको क्या बोलेंगे। तर्क संगत, तर्क सम्मत, तटस्थ या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको बोला जाता है तर्क सम्मत। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 10 का। अगला क्वेश्चन देखिए 11, आंसर कीजिए इसका। 11 है दोस्तों, घर में नहीं दो दानी, बुढ़िया चली भुनानी। मुहावरे का अर्थ बताना है। घमंड करना, व्यर्थ का दिखावा करना, हर तरह से संपन्न होना या फिर गर्व होना। घर में नहीं दो दानी, बुढ़िया चली भुनानी, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा व्यर्थ का दिखावा करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 है, थोथा चना बाजे घना, मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन देखिए, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, चने रूपी खिलौने से खेलना या फिर चने को बजाना या बहुत आवाज़ करना। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। थोथा चना बाजे घना का अर्थ होता है दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। त्रिलोचन में कौन सा समास होगा। तो त्रिलोचन में कौन सा समास होगा बताइए। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कई बार बता रखा है। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात आपका बहुब्री समास हो जाएगा सीधे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे चलते हैं 14 देखिए। काली मिर्च में कौन सा समास है बताइए। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री या फिर अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर। काली मिर्च, मिर्च कैसी काली, तो जहाँ पर विशेषता बताई जाती है वहाँ पर क्या होता है कर्मधारय समास। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है। पहला देखिए, उन्हें अब शंका नहीं रही, उन्हें अब शंका नहीं रही है, उसकी शंका समाप्त हो गई है, उसकी शंका का समाधान हो गया है, उसकी शंका का निवारण हो गया है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। शंका का क्या होता है, समाधान होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से पुत्री का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है ये बताना है। दुहिता, तनिया, सुता, दोहित्र, क्या हो जाएगा राइट आंसर। बताइए कौन सा यहाँ पर शब्द जो है पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फर्स्ट का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। पुत्री को दुहिता भी बोला जाता है, तन्या बोला जाता है, सुता बोला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोहित्र। ठीक है, दोहित्र नहीं बोला जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। दोहित्र किसको बोला जाता है, नाती को बोला जाता है दोहित्र, यानी कि पुत्री का पुत्र। ठीक है, उसको बोला जाता है। तो तीनों ऑप्शन राइट रहेंगे। ठीक है, पुत्री को बेटी कहते हैं, दुहिता, तनिया, सुता, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं पुत्री के, इनको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। अधम, दुर्जन, खल, खलक, क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसमें दुष्ट का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा खलक। ठीक है, ये दोस्तों दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। खलक बोलते हैं दोस्तों किसको, खलक बोलते हैं संसार को। ठीक है, संसार, विश्व। ठीक है,
तो यहाँ पर बाकी आपके तीनों पर्यायवाची जो हैं इसके किसके हैं, दुष्ट के हैं, अधम, दुर्जन और खल। ठीक है, दुष्ट को और क्या बोलते हैं, धूर्त भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, धूर्त बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, पिसुन, पिसुन भी बोलते हैं दुष्ट को। ठीक है, क्या बोलते हैं, पिसुन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है बताना है। गिरि, अदरी, अचल, अचला। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहाड़ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है बताना है, तो अचला नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? अचला, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ पर तीनों जो हैं किसके पर्यायवाची हैं? पहाड़ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, गिरि, अदरी, अचल। पहाड़ को और क्या कहते हैं? ठीक है, पहाड़ को गिरि बोलते हैं। ठीक है, पहाड़ को क्या बोलते हैं? गिरि बोलते हैं। साथ ही साथ सैल बोलते हैं, सैल। ठीक है, सैल बोलते हैं। सैल के साथ साथ क्या बोलते हैं? और महीधर भी बोलते हैं पहाड़ को। क्या बोलते हैं? महीधर। क्या बोलते हैं? महीधर। ये सारे पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं, इनको याद रखेंगे और डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 4 पर। क्वेश्चन 4 है निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो विचित्र का पर्यायवाची बताना है प्रतिकूल, विलक्षण, विपरीत, विरुद्ध। क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर? तो विचित्र का पर्यायवाची होगा विलक्षण। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए आंसर कीजिए। मानव का सही विलोम शब्द चुनिए। तो मानव का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप सभी जानते हैं 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव का हो जाएगा दानव। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6, कृपण का सही विलोम शब्द चुनना है। कृपण, तो कृपण का सही विलोम क्या होगा? दानी, स्वार्थी, भिखारी या परोपकारी। बताइए क्या रहेगा कृपण का सही विलोम शब्द? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृपण का विलोम होगा दानी। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कृपण का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस होता है कृपण का मतलब। तो कंजूस का क्या हो जाएगा विलोम? दानी हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 पर। 7 देखिए, तिमिर का सही विलोम शब्द चुनना है। तिमिर, तो तिमिर का सही विलोम शब्द क्या होगा? उषा, अंधेरा, प्रकाश, रात। तो तिमिर का मतलब क्या होता है? तिमिर मतलब होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार होता है तिमिर का मतलब। तो क्या हो जाएगा विलोम अंधकार का? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 7 का। आगे चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दाम, दामोदर, दामाद या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दामोदर। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पीछे पीछे चलने वाले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनुगामी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 वाला देखिए क्वेश्चन, कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द बताना है। मितव्ययी, अल्पव्ययी या फिर कृपण या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर 10, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या बोला जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कृपण, कंजूस। ठीक है, मितव्ययी का मतलब होता है नपातुला व्यय करने वाला। ठीक है, नपातुला जो व्यय करता है उसको बोलते हैं मितव्ययी। अल्प व्यय का मतलब होता है कम व्यय करने वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। 11 है दोस्तों, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
बताइए। सुगंधित होना, सुंदर आभूषण होना, सुंदर वस्तु में और गुण होना, या सुगंध से युक्त आभूषण। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोने में सुगंध का मतलब होता है, क्या होता है? सुंदर वस्तु में और गुण होना। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, देखिए, नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या होगा? काम से जी चुराना, मन लगाकर काम न करना, असंभव कार्य या बुरा सोचना। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ होगा, क्या होगा इसका अर्थ? असंभव कार्य। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 है दोस्तों, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? देखिए, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? अपनी ही प्रशंसा करना, किसी को बोलने नहीं देना, दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना, या फिर अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही आपका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है का मतलब होता है अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर भी आपको लोकोक्ति है। देखिए, टका सा मुंह लेकर रह जाना। ठीक है, टका सा मुंह लेकर रह जाना, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? अपमानित होना, शर्मिंदा होना, अनुभवहीन होना, या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शर्मिंदा होना। टका सा मुंह लेकर रह जाना का अर्थ क्या होगा? शर्मिंदा होना। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो सदैव में कौन सी संधि होती है बताइए। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा सदैव में होती है वृद्धि संधि। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले डिटेल में बताए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए 16 क्वेश्चन नंबर, पवन शब्द में कौन सी संधि है बताना है। पवन शब्द में बताइए संधि कौन सी है? यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, या वृद्धि संधि। क्या रहेगा इसका राइट आंसर 16 का? तो पवन शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 17, कौन सा शब्द जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? महात्मा, नवग्रह, आमरण। कौन सा सी होगा इसमें बताइए? कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आमरण। ठीक है, मरण में उपसर्ग लगा है आ। ठीक है, उपसर्ग वाले मैंने बताए थे आपको, सारे अव्ययी भाव में आते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है इसमें से। कृपालु, वैज्ञानिक, मर्मज्ञ, अनुवाद। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? प्रत्यय रहित शब्द बताना है इसमें से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसमें प्रत्यय नहीं लगा है? यहाँ पर अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय रहित शब्द बताना है, बाकी तीनों में प्रत्यय है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 19, देखिए, निम्न में प्रत्यय रहित बताना है शब्द, किसमें प्रत्यय नहीं लगा है? दर्शनी, भिक्षुक, कर्तव्य, दुर्गुण। क्या हो जाएगा 19 का? निम्न में प्रत्यय रहित शब्द बताना है, किसमें नहीं लगा है प्रत्यय? दर्शनी में प्रत्यय है। ठीक है, भिक्षुक में है, कर्तव्य में भी है, दुर्गुण में नहीं है प्रत्यय। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20, आंसर कीजिए। निम्नलिखित किस शब्द में उपसर्ग है? यहाँ पर किस शब्द में उपसर्ग है बताना है। पराजय, दशक, लालिमा, कारीगर। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा पराजय। ठीक है, कौन सा उपसर्ग लगा है इसमें? परा उपसर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा इसमें से? चलन, वसन, गगन, जंगल। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कपड़ा का पर्यायवाची बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कपड़ा पर्यायवाची होगा वसन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ कपड़े के और क्या पर्यायवाची होते हैं? कपड़े को बोलते हैं वस्त्र बोलते हैं। ठीक है, वसन बोलते हैं, चीर बोलते हैं, परिधान बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर कीजिए। कौन सा शब्द जो है अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है बताना है। तम, अंधेरा, तिमिर, अमावस्या।
2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अंधकार का पर्यायवाची। तम भी अंधकार का पर्यायवाची है, अंधेरा भी है। तिमिर मतलब क्या होता है? तिमिर का मतलब भी अंधेरा होता है। तो अमावस्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अमावस्या पर्यायवाची नहीं है अंधकार का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, अनि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। अनि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बताइए? दुष्ट, सेतु, स्वादिष्ट या सेना? क्या हो जाएगा 3 का राइट आंसर? बताइए, अनि शब्द का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनि जो है दोस्तों किसको कहा जाता है? सेना को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और सेना को और क्या कहा जाता है? फौज कहा जाता है, वाहिनी। ठीक है, अनि और चमू कितनी चीज़ें हैं? ठीक है, सारे पर्यायवाची शब्द हैं, इसके याद रखेंगे। फौज हो गया, वाहिनी हो गया, अनि हो गया, चमू हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4, अभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है। बताइए, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ या फिर सुभिज्ञ? तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर हो जाएगा, अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा अनभिज्ञ। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनभिज्ञ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अग्रज का सही विलोम क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, अग्रज का विलोम बताना है। अग्रज का क्या होगा? अग्रज बोला जाता है बड़े भाई को। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अग्रज का विलोम आप क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुज। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अनुज बोला जाता है छोटे भाई को। ठीक है, और अग्रज बोला जाता है बड़े भाई को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निर्मल का सही विलोम क्या होगा? तो निर्मल का विलोम बताना है। पवित्र, शुद्ध, मलिन, मृदु। क्या हो जाएगा 6 का राइट आंसर? 6 का राइट आंसर होगा दोस्तों मलिन। ठीक है, निर्मल का क्या हो जाएगा विलोम? मलिन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर। निर्मल मतलब होता है पवित्र। ठीक है, मलिन मतलब क्या होता है? मलिन मतलब यानी कि आपका गंदा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर के पट खोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भेद खोलना, विवेक से काम लेना, प्रशंसा करना, अपमानित करना। तो अंतर के पट खोलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा विवेक से काम लेना। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और आंसर कीजिए इसका। काम काज में कोरा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है बताइए। काम न करना, काम समाप्त करना, काम न जानना या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा काम न जानना। जो काम नहीं जानता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, काम काज में कोरा होना यानी कि काम न जानना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। एड़ियाँ रगड़ना क्या होगा? परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, परेशान करना या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका परिश्रम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, परमार्थ में कौन सी संधि है? तो परमार्थ में कौन सी संधि है बताइए। परमार्थ में संधि बतानी है। दीर्घ, गुण, यण संधि या फिर वृद्धि संधि? क्या हो जाएगा? परमार्थ में कौन सी संधि हो जाएगी बताइए। तो परमार्थ में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर दीर्घ संधि। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। परमार्थ यानी कि परम धन अर्थ। ठीक है, परमार्थ क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इत्यादि में संधि बतानी है। यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर अयादि संधि? क्या हो जाएगा राइट आंसर? इत्यादि में कौन सी संधि होगी? यण संधि। ठीक है, कई बार आ चुका है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, गौशाला में कौन सा समास होगा बताइए। गौशाला में कौन सा समास होगा 12 में? क्या रहेगा राइट आंसर? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्री।
तो गौशाला में होगा दोस्तों तत्पुरुष समास। गाय के लिए साला, ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला बताना है दोस्तों आपने राजनेता में कौन सा समास है। राजनेता में कौन सा समास होगा, कर्मधारय, अव्ययी, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो राजनेता में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। भोजन की सामग्री में दोष निकालना ठीक नहीं। एक परिवार के सभी सदस्य एक समान होते हैं। व्यक्ति को उसके गुण और दोष दोनों के साथ परखना चाहिए, या सब लगभग एक समान न होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक परिवार के सभी सदस्य एक समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 14 का, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, ठीक है। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, मजबूरी में काम करना, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, लोकोक्ति का अर्थ होगा मजबूरी में काम करना, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनुग्रह शब्द का विलोम बताना है। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा, ग्रहण, ग्रहित, आग्रह, विग्रह। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। अनुग्रह का विलोम, तो अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, अनुग्रह का विलोम हो जाएगा विग्रह, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सौम्य शब्द का विलोम बताना है। तो सौम्य का विलोम क्या हो जाएगा, शत्रु, उग्र, सौभाग्य, दुराशय। क्या हो जाएगा राइट आंसर। सौम्य का विलोम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सौम्य का क्या हो जाएगा, उग्र। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से गलत विलोम शब्द युग्म को चुनना है, ठीक है, जो गलत है। देखिए पहला सफल असफल, भेद विभेद, क्षमा दंड, रित अनृत। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। गलत विलोम शब्द जो है युग्म चुनना है यहाँ पर। तो 3 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा आपका भेद। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों बाकी सही हैं, सफल का असफल होता है, क्षमा का दंड, और रित का अनृत, ठीक है। भेद का विलोम क्या हो जाएगा, भेद का होता है अभेद, ठीक है, अभेद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए 4 क्या है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ पर कालिंदी का पर्यायवाची बताना है। सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। क्या हो जाएगा राइट आंसर। कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का, यमुना को कहा जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चल आगे चलते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है इनमें से, वो बताना है। 5 में सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वाणी, वीणा पाणी, शारदा, कमला। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए सरस्वती को वाणी भी कहते हैं, ठीक है, वीणा पाणी भी कहते हैं, शारदा भी कहते हैं, कमला नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। निम्न में शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर शत्रु का पर्यायवाची बताना है, यानी कि शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से बताना है। देखिए अरि, रिपु, बैरी, अहि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का। तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका शत्रु का इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो अहि नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों हैं अरि, रिपु, बैरी। ये तीनों जो है शत्रु को कहा जाता है, ये शत्रु के पर्यायवाची हैं। अरि, रिपु, बैरी दुश्मन कह सकते हैं, ठीक है, ये सब पर्यायवाची हैं शत्रु के, अहि नहीं है, ठीक है। अहि बोला जाता है किसको, ये किसका पर्यायवाची शब्द है अहि, ये सर्प का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, सर्प का। आगे चलते हैं 7 पर। 7 है दोस्तों निम्न में से धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो बताना है। चाप, सर, सरासर, कोदंड। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
देखिए धनुष को चाप भी बोलते हैं, ठीक है, सरासन भी बोलते हैं और कोदंड भी बोलते हैं। सर यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पर्यायवाची शब्द नहीं है धनुष का, ठीक है। सर का तात्पर्य होता है, क्या होता है, बाण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, जिसकी कोई कीमत न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी कोई कीमत न हो, क्या कहेंगे इसको? बहुमूल्य, अमूल्य, कीमती, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर? जिसकी कोई कीमत न हो उसको क्या बोलते हैं? अमूल्य। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 8 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण, उत्थान। क्या हो जाएगा बताइए 9 का राइट आंसर? ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे? उत्क्षिप्त, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जिस पर आक्रमण हो उसके लिए क्या शब्द होगा बताइए? आक्रमण, या आक्रामक, या आक्रांत, या फिर आत्मघाती। क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर? जिस पर आक्रमण हो उसको कहा जाता है आक्रांत, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आंसर कीजिए। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या होगा? दान, पे, दे, या फिर गे। क्या होगा राइट आंसर 11 का? जो देने योग्य है उसको दे बोलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 12 पर। 12 देखिए, देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में समास बताना है। बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवासुर में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें आपका देव और असुर, ठीक है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 है दोस्तों, अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। अकाल पीड़ित में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, अकाल से पीड़ित, ठीक है। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 है दोस्तों, कायर पुरुष में कौन सा समास हो जाएगा? कायर पुरुष, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। कायर पुरुष में कौन सा समास हो जाएगा? पुरुष कैसा है? कायर, ठीक है। यहाँ पर विशेषता है तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 है दोस्तों, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। तो दिगंबर का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा बताइए? दिग्धनंबर, 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 या फिर दिग्धनंबर। क्या हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिगंबर का सही संधि विच्छेद होगा दिग्धन अंबर, ठीक है। ये हलन पे लगा होना चाहिए नीचे, कौ के नीचे। सी आंसर यहाँ पर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 16 में। अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा। तो अभीष्ट का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा इसमें? अभिधनिष्ठ, 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 या फिर अभिधनिष्ठ, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का? अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा अभिधनिष्ठ, ठीक है। ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आंसर कीजिए इसका। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य कौन सा ही बताना है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, हम तो आपको बता दिए थे, उसने बाजार नहीं जाना है, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो कौन सा यहाँ पर वाक्य जो है शुद्ध है वो बताना है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हम तो आपको बता दिए थे, तो गलत है, ठीक है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, ठीक है, ये भी गलत है। उसने बाजार नहीं जाना है, उसने, ये गलत है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये आपका शुद्ध है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है 18 में। चलिए शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है इसमें से। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, या उसे शिमला जाना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? शुद्ध वाक्य हो जाएगा उसे शिमला जाना है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो इनमें से किस में अ उपसर्ग नहीं लगा है? अकथ,
अभेद, अचूक, अनुज। क्या हो जाएगा राइट आंसर 19 का। अ उपसर्ग नहीं लगा है, देखिए इसमें अ उपसर्ग लगा है कथ, ठीक है, भेद, चूक, ठीक है, तीनों में लगा है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर अ उपसर्ग नहीं लगा है अनुज में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मीन का पर्यायवाची शब्द है, तो मीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विभावरी, सिखी, सापक या फिर मत्स्य। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मीन का पर्यायवाची शब्द, मीन किसे बोलते हैं? मछली को बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकते हैं मछली के पर्यायवाची, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। मछली को क्या बोला जाता है? झस बोला जाता है मछली को, ठीक है, झस, ठीक है। और क्या बोला जाता है मछली को? मत्स्य बोला जाता है। और सफरी भी बोला जाता है मछली को, सफरी, ठीक है। और क्या बोला जाता है मछली को? अंडभव भी बोला जाता है मछली को। क्या बोला जाता है? अंडभव, ठीक है, अंडभव। ये सारे जो हैं मछली के पर्यायवाची हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 है, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? चलिए बताइए, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? विष्णु का, सूर्य, कामदेव, शिव। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, मुकुंद बोला जाता है विष्णु को, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। विष्णु को श्रीनाथ भी कहा जाता है, श्रीनाथ, ठीक है। क्या कहा जाता है विष्णु को? श्रीनाथ भी कहा जाता है, श्रीनाथ। और क्या बोला जाता है विष्णु को? चतुर्भुज बोला जाता है, ठीक है, चक्रधारी बोला जाता है, ठीक है। ये सारे पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? चलिए बताइए, कृतज्ञ का विलोम बताना है। कृपण, बताइए, कृतज्ञ, अपकृत, कृतज्ञ। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? कृतज्ञ, ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। कृतज्ञ मतलब होता है उपकार को मानने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं कृतज्ञ। तो विलोम क्या हो जाएगा इसका? कृतज्ञ हो जाएगा, यानी कि जो उपकार को न मान, जो मानता नहीं, यानी कि उपकार न मानने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं कृतज्ञ। अगला है 4, देखिए, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? चलिए बताइए, प्रत्यक्ष का विलोम सापेक्ष, निरपेक्ष, परोक्ष या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष का विलोम? तो राइट आंसर हो जाएगा परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष होता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा है? बताइए, गरम, नरम, तीर्थ, नरक। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द है इसमें तीर्थ, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी आपका जो गरम है, गरम यानी कि गर्म, ठीक है, तो यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा 5 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम क्या होगा? तो नया का तत्सम रूप क्या होगा? नूतन, नवल, नवीन, नव्य। क्या हो जाएगा बताइए? तो 6 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? नया का तत्सम रूप क्या होगा? नव्य, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 चलते हैं, 7 पर देखिए, जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसने ऋण चुका दिया हो उसको क्या बोलेंगे? जिसने ऋण चुका दिया हो, ऋणी बोलेंगे, उऋण बोलेंगे, कृतज्ञ बोलेंगे या कर्जदार। क्या हो जाएगा राइट आंसर 7 का? जिसने ऋण चुका दिया हो उसको बोलते हैं आपका उऋण, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिसने ऋण चुका दिया है उसको ऋण बोलते हैं। और ऋणी किसको बोलते हैं? ऋणी बोलते हैं जिसने ऋण लिया हो, ठीक है। कृतज्ञ बोलते हैं जो उपकार को मानता है, उसको कृतज्ञ बोलते हैं। कर्जदार यानी कि कर्ज लेने वाला, ठीक, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं? नास्तिक, आस्तिक, भक्त या फिर श्रद्धावान। तो 8 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, ठीक है,
आस्तिक बोलते हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता उसको बोलते हैं नास्तिक। ठीक है, अगला देखिए, कांटों में भरा हुआ। ठीक है, कांटों से भरा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कंटक, कुचैला या कंटकाकीर्ण या फिर विकीर्ण, क्या हो जाएगा बताइए? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांटों से भरा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कंटकाकीर्ण। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंटकाकीर्ण, कंटक और आकीर्ण से बना है। ठीक है, ऐसे रास्ते जो कांटों से भरे हों। ठीक है, उसके बाद अगला है दोस्तों उपसर्ग वह शब्दांश है जो, सभी जानते हैं आप उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आपको बताए हैं। तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, आगे जुड़ता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि इस शब्द के जो आगे जुड़ता है उसको उपसर्ग बोलते हैं और जो पीछे जुड़ता है लास्ट में उसको बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो 10 का यहाँ पर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी शब्द के आगे जुड़ता है उपसर्ग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा? अब आपको बताना है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। अध उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, अत है या अध उपसर्ग है? क्या हो जाएगा? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधि उपसर्ग है आपका अध्यक्ष में। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए 12, लौकिक शब्द में प्रत्यय बताना है। ठीक है, लौकिक में कौन सा प्रत्यय होगा बताइए? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक प्रत्यय है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। लुटेरा में क्या प्रत्यय आ जाएगा बताइए? रा, एरा, आ, टेरा। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुटेरा, एरा प्रत्यय। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, वर्तनी शुद्ध बताना है। देखिए, पूजनी, अहिल्या, द्वारका या अंतर्धान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वारका। ठीक है, अहिल्या होता है। ठीक है, ये बाकी सब जो है आपके क्या है? गलत है, अशुद्ध है। सी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 15 में, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है फिर। चलिए बताइए, सन्यासी, आकाल, आजीविका, अनुग्रहित। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए 15 में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकाल होता है। ठीक है, ये आपकी गलत है। ठीक है, आजीव ये भी गलत है, अनुग्रहित भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर सन्यासी आपका राइट हो जाएगा शुद्ध वर्तनी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चलिए बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा होगा इसमें? पहला देखिए, इस समय मोहन की आयु 15 वर्ष है। दूसरा देखिए, वे चाहे भले ना आए पर तुम्हें आना होगा। मध्यकालीन, तीसरा देखिए, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। डी देखिए, साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 16 का। आगे चलते हैं 17 पर। 17 है दोस्तों, 68 में कौन सा समास होगा बताइए? चलो 68 में कौन सा समास होगा? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। बताइए 68 में कौन सा समास हो जाएगा? तो याद रखेंगे यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हथकड़ी में कौन सा समास होगा बताइए? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। हथकड़ी, तो हथकड़ी में कौन सा समास हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। ठीक है, 19 देखिए, पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्यासा होना, क्रोधित होना, भयभीत होना, शर्मिंदा होना। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पसीना पसीना होना यानी कि भयभीत होना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, एक अनार 100 बीमार। आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये क्या है? मुहावरा है, वाक्य है, लोकोक्ति है, वाक्यांश है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या है? एक अनार 100 बीमार। क्या है? लोकोक्ति है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? स्वर, शब्द,
वर्ण व्यंजन, क्या हो जाएगा राइट आंसर। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है आपका वर्ण, ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर पूछी जाएगी तो सार्थक इकाई होती है शब्द, ठीक है, दोनों याद रखेंगे, ठीक है। जो वर्ण है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो अब आपका शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आंसर करेंगे। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर, क्या हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली और लिखी जाती हैं, तो स्वर हैं दोस्तों, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है हिंदी वर्णमाला में अंक और अह जो है क्या है। स्वर है, व्यंजन है, अयोगवा है, या फिर संयुक्त अक्षर हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं अंक और अह क्या है, ये आपकी अयोगवा है, ठीक है, अयोगवा के अंदर आते हैं अंक और अह। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। तो यहाँ पर जो स्वर नहीं है वो बताना है, अ, उ, ए और इ। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये आपका स्वर में नहीं आता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 है निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। कौन सा है इसमें से स्पर्श व्यंजन, श, ल, छ, ह, बताइए। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक स्पर्श व्यंजन कौन सा है, छ है इसमें, ठीक है, ठीक है, चौ, छ, चौ वर्ग में आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 है दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन है, इसमें से कौन सा है बताइए, उत्क्षिप्त व्यंजन। 6 का राइट आंसर बताइए। ये क्या होते हैं, सौ, 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 ये क्या होते हैं, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन, बताया था क्या होते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। योर और लो वो क्या होते हैं, ये होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और श्यो, त्र, ज्ञ जो है ये क्या होते हैं आपके, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। और रहा क्या आपका डॉ और डॉ, ठीक है, ये क्या होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। तो सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए, मूर्धन्य, तालव्य, दंत या फिर ओष्ठ, क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर। सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान है दोस्तों तालव्य, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 8 पर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर बताइए। 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 3 मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, बताया था आपको, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। अगला देखिए, हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, नशे की आदत पड़ना, प्रभावशाली होना, बीमार पड़ना या प्रभाव पड़ना, क्या हो जाएगा राइट आंसर। हवा लगना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रभाव पड़ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 10। अर्ध स्वर है, आपको बताना है इनमें से अर्ध स्वर कौन है, बताइए। ई, उ, य, व, अ, ई, क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर। अर्ध स्वर में आते हैं य और व, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, निह धन कलंक का सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है। निष्कलंक, 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 कौन सा स्व आएगा इसमें बताइए। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नि धन कलंक का सही संधि शब्द होगा निष्कलंक, ठीक है, निष्कलंक ये वाला होगा 100, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 है मुख दर्शन में कौन सा समास होगा, बताइए। मुख दर्शन में समास कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु।
तो मुख दर्शन में हो जाएगा आपका तत्पुरुष। ठीक है, अगला देखते हैं 13, आंसर भी करते हैं आप साथ साथ। अमृत का पर्यायवाची शब्द बताइए। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रसाल, पिगबंधु, अनिकनी या सुरभोग। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द हो गया इसमें सुरभोग। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए 14, निम्न में से कौन सा शब्द भूषण का विलोम है? कौन सा है इसमें भूषण का विलोम? विष्णु, भूषा, दूषण, भूषक। क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर? कौन सा शब्द भूषण का विलोम है? तो भूषण का विलोम होता है दूषण। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 है दोस्तों, जो कानून के विरुद्ध हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से क्या होगा? जो कानून के विरुद्ध हो उसको हम क्या बोलते हैं? 15 का राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं अवैध। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला शब्द देखिए, पावक किसका पर्यायवाची है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पावक किसका पर्यायवाची बताना है? सूर्य का, वायु का, अग्नि का, प्रकाश का। बताइए क्या रहेगा राइट आंसर? पावक किसका पर्यायवाची है? तो अग्नि का पर्यायवाची है पावक, आप सभी जानते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, पावक आग को कहा जाता है। आग के और क्या पर्यायवाची होते हैं? आग के पर्यायवाची होते हैं अग्नि हो गया, हुतासन हो गया, ज्वाला हो गया, अनल हो गया। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रकाश का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए, प्रकाश का पर्यायवाची बताना है। दिनकर, आलोक, दिवाकर, तिमिर। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? प्रकाश का पर्यायवाची, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश का पर्यायवाची होगा आलोक। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रकाश ज्योति को कहते हैं प्रकाश। ठीक है, दीप्ति, प्रभा, आलोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आवरण शब्द का विलोम बताना है। चलिए, आवरण का विलोम क्या होगा? आचरण, अनावरण, अवज्ञा, सुवर्ण। क्या होगा राइट आंसर 3 का? आवरण शब्द का विलोम होगा अनावरण। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनावरण। ठीक है, अगला निर्मल का विलोम बताना है। तो निर्मल का विलोम क्या होगा? पवित्र, शुद्ध, मलिन, मृदु। क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर? तो मलिन हो जाएगा, ये पहले भी बताया है। निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। ठीक है, निर्मल, निर्मल का मतलब होता है क्या होता है? पवित्र। ठीक है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अपवित्र। ठीक है, या अशुद्ध कह सकते हैं। अगला हल्दी शब्द का तत्सम बताना है। तो हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा? हल्दिया, हरदिका या हरिद्रा, या इनमें से कोई नहीं। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्दी शब्द का तत्सम होता है हरिद्रा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गेहूं शब्द का तत्सम बताना है। तो गेहूं का तत्सम क्या होगा? गोधूम, गोहूं, गोहूम या गोधूम। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं का तत्सम क्या होगा? गेहूं शब्द का तत्सम होगा गोधूम। ठीक है, बड़ी ऊ की मात्रा होती है। ठीक है, धौ में, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एवं का तद्भव क्या रूप क्या होगा? एवं का तद्भव क्या होगा बताइए? और, तथा, एवं, यूं। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? देखिए, ये एवं ऐसे लिखा है या एवं ऐसे लिखे, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो एवं या एवं का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है? यों होता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका 7 का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है तद्भव है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर आपको तद्भव शब्द देखना है, कौन सा इसमें तद्भव शब्द है। पंखकारी, अक्षर, आज्ञा। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कौन सा शब्द इनमें से तद्भव है? तो पंख जो है ये आपका क्या है? तद्भव है। ठीक है, बाकी ये सारे आपके क्या हैं? तत्सम है। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंख आपका क्या होगा? तद्भव होगा। इसका तत्सम क्या होता है? पंख का पक्षी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जो शीर्ण न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जो शीर्ण न हो सके, अमिट, अपार,
अक्षय या फिर अनंत, क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर। जो शीर्ण हो सके उसको बोलते हैं अक्षय। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अमिट की बात करें तो अमिट क्या होता है, जो मिट ना सके उसको बोलते हैं अमिट। ठीक है, और अपार का मतलब होता है पर्याप्त, क्या होता है, पर्याप्त होता है, पर्याप्त। और अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ना हो। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर देखिए, वह जो समान आयु का हो, वाक्यांश के लिए शब्द, जो समान आयु का हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, हम उम्र, सम आयु, समवयस्क या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वह जो समान आयु का हो उसको बोलते हैं समवयस्क। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों इसका। चलिए आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनुप्रमेय, अप्रमाणित, अप्रमेय या फिर अप्रामाणिक। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसको बोलते हैं अप्रमेय। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 है अधोघात शब्द में संधि का उदाहरण है, इनके अधोघात शब्द किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा, अधोघात शब्द किस संधि का उदाहरण है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, देखिए, तदाकार, सुबादि, राघवेंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो राघवेंद्र नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 है परिक्रमा में उपसर्ग है, परि, पौ, पर, क्रमा। क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर, परिक्रमा में उपसर्ग क्या हो जाएगा, परि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 14 का। चलिए 15 का आंसर कीजिए, कथनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अनि, ई, नी या कथ। कथनीय, बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, याद रखेंगे, ई प्रत्यय है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कथनी में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। तो यहाँ पर बताना है आपको, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन मिला के कितने होते हैं, 6, 8, 9, 10। क्या रहेगा राइट आंसर इसका, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो कितने हो गए, ये हो गए 8। तो राइट आंसर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके य, रो, लो और वो। ये 4 क्या हैं आपके अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, 4। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका सलजम वाला सौ। ठीक है, एक षटकोण वाला सौ। ठीक है, एक सारस वाला सौ और एक हो। ये 4 के हैं, ये ऊष्म है। ठीक है, ऊष्म और अंतस्थ, ये दोनों याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पुरस्कार का विलोम बताना है। तो पुरस्कार का विलोम क्या होगा, आशीर्वाद, दंड, कृपा, साधुवाद। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, पुरस्कार का विलोम होगा दंड। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप सभी जानते हैं, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कृत किया जाता है, और कोई गलत करता है तो उसको दंड दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, साहित्य में रस का क्या अर्थ है। तो साहित्य में रस का अर्थ क्या है बताना है, साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति या किसी फल का स्वाद। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का राइट आंसर हो जाएगा 3 का साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, यानी कि साहित्य से मिलने वाली जो आनंद की जो अनुभूति है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। बताइए, महाप्राण और अल्प प्राण बताया था आपको।
तो महाप्राण पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा आ जाएगा इसमें, ख छ ठ थ फ। ठीक है, बी आपका राइट आ जाएगा महाप्राण व्यंजन। मैंने बताया था आपको महाप्राण व्यंजन, जो मैंने आपको स्पर्श व्यंजन बताए थे, 5 वर्ग बताए थे उनके। ठीक है, उसमें से दूसरा और चौथा वर्ग जो है महाप्राण में आता है। ठीक है, महाप्राण में आता है दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ग आता है। अल्प प्राण में कौन सा आता है, अल्प प्राण में आता है पहला, तीसरा और पांचवा। ये 3 किस्म आते हैं, ये आते हैं अल्प प्राण में, और ये आ गया आपके महाप्राण में। ठीक है, दूसरा और चौथा देखिए इसमें, दूसरा बी ऑप्शन में देखिए, क के बाद ख हो गया। ठीक है, चौ के बाद छ हो गया, ट के बाद ठ हो गया। ठीक है, त के बाद थ हो गया, और प के बाद फ हो गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, वाक्य में कौन सा कारक है। आपको बताना है बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, कौन सा कारक है इसमें, अपादान कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा 5 का, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, करण कारक। ठीक है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, सिद्धराज के रचनाकार कौन है, बताना है आपको सिद्धराज। तो सिद्धराज के रचनाकार प्रेमचंद, मैथिली गुप्त, दिनकर, या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। ये रचना किसकी है, सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों हिंदी का राष्ट्र कवि कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, इनकी रचनाओं की बात करें तो उनकी रचनाएं हैं यशोधरा, भारत भारती, सिद्धराज, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य। क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर, द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है 7 में, तो राइट आंसर हो जाएगा पाप पुण्य। ठीक है, ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। आगे चलते हैं 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शब्द में कुउपसर्ग नहीं है। तो इनमें से किस शब्द में कुउपसर्ग नहीं है बताना है, कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल। 8 का राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, उपसर्ग आप जानती हैं। ठीक है, उपसर्ग मैंने बताए हैं, जो शब्द के पूर्व में लगता है उपसर्ग। तो क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर, यहाँ पर कुपसर्ग नहीं लगा है, कुशल में नहीं लगा है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जब राम घर में गया तो कोई भी नहीं था, वाक्य में कौन सा कारक है। कारक बताना है, जब राम घर में गया तो कोई भी नहीं था, कर्ता, करण कारक, अधिकरण या अपादान। क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक, मैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 10 देखिए, विषाद का विलोम क्या होगा, हर्ष, प्रमाद, सुख, अवसाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर हो जाएगा विषाद का विलोम होता है हर्ष। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ऐतिहासिक। ठीक है, एक मिनट, देखिए ऐतिहासिक शब्द का विलोम चुनना है। क्या हो जाएगा बताइए, प्राचीन, प्रसिद्ध, विख्यात, या फिर अनैतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अनैतिहासिक हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में तत्सम शब्द है, माँ, मछली, केला, अमूल्य। क्या हो जाएगा राइट आंसर, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द है अमूल्य। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 13 में देखिए, काकल्य वर्ण कौन सा है, बताना है इसमें से काकल्य वर्ण। बताइए कौन सा है इसमें काकल्य वर्ण, यो, हो, सो, अण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काकल्य वर्ण कौन सा है, हो है काकल्य वर्ण। ठीक है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। रश्मि और नीरजा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, सुमित्रानंदन पंत, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद।
रश्मि और नीरजा के रचनाकार कौन है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए 15, भानुदय में कौन सी संधि होगी? गुण, अयादि, दीर्घ, यण, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो आप सभी जानते हैं विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? केशवदास, तुलसीदास, मलुकदास या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका किसने लिखी है? तुलसीदास ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है विनय पत्रिका। और विनय पत्रिका को किस भाषा में लिखा है ये भी पूछ लिया जाता है, तो ब्रज भाषा में लिखा है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, किस में लिखा है? ब्रज भाषा में लिखा है। और साथ ही साथ गोस्वामी तुलसीदास को क्या कहा जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास को। साथ ही साथ हिंदी में लोकनायक भी कहा जाता है तुलसीदास को। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इनकी रचनाओं की बात करें, इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं, जैसे आपका रामलला लहछू हो गया, कवितावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ठीक है, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास की। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर कीजिए। मौके की तलाश में रहना के लिए सही मुहावरा होगा। मौके की तलाश में रहना, पानी उतरना, तस्य मस्त होना, टोह में रहना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोह में रहना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलस्य शब्द का विशेषण इनमें से क्या होगा? आलस, आलसी, आलसपन या फिर आलस। तो क्या हो जाएगा 3 का राइट आंसर? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आलसी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 4 है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है इसमें से। सीता की चरित्र अच्छा है, सीता का चरित्र अच्छी है, सीता का चरित्र अच्छा है या सीता का चरित्र अच्छी है। तो 4 का राइट आंसर आप समझ चुके होंगे, राइट आंसर क्या है? सीता का चरित्र अच्छा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, शुद्ध वाक्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कौन सा शब्द जो है देशज है? तो यहाँ पर आपको देशज शब्द कौन है बताना है। अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। तो देशज शब्द कौन सा है? यहाँ पर 5 में क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लोटा क्या है आपका? देशज शब्द है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देशज शब्द की बात करें, जिसकी उत्पत्ति का पता न हो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे आपका लोटा हो गया, ठीक है, खिचड़ी हो गया, खिड़की हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? इनमें से एक नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है, वो कौन सा है बताना है। पहले देखिए, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? तो सिंदूर की होली ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों जयशंकर प्रसाद के हैं, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। सिंदूर की होली दोस्तों ये किसका नाटक है? ये है आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र का। ठीक है, किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। चल अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, संकर शब्द का अर्थ है। तो संकर शब्द का अर्थ क्या है बताइए। तत्सम शब्द, तद्भव, विदेशी शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। क्या हो जाएगा राइट आंसर? या विदेशी शब्द क्या होगा बताइए। संकर शब्द का अर्थ होता है, क्या होगा? संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनने वाला शब्द जो है संकर शब्द कहा जाता है। तो डी यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोपाल शब्द में समास होगा। तो गोपाल शब्द में कौन सा समास होगा बताइए। अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल। गोपाल, ठीक है, जो गाय पालता हो, अर्थात भगवान कृष्ण की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 का राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नियत और नियत में जो है शब्द सही अर्थ बताना है इनका।
नियत और नियत का, ठीक है। भाग्य मनोभाव, इरादा भाग्य, निश्चित इरादा या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर। देखिए नियत, ठीक है, नियत का अर्थ क्या होता है, नियत का बताइए, नियत का होता है क्या होता है बताइए, 9 का राइट आंसर क्या होगा, नियत का होता है निश्चित, ठीक है, और नियत का क्या होता है इरादा, तो क्या हो जाएगा निश्चित इरादा, ठीक है। नियत का मतलब होता है निश्चित और नियत का मतलब होता है इरादा। और एक शब्द और आता है नियति, ठीक है, नियति होता है भाग्य, जिसको डेस्टिनी बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों शब्द याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुसीबत में कौन सा लिंग है, तो मुसीबत में लिंग बताना है आपने, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभय लिंग या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। बोलते हैं ना मुसीबत आ गई, मुसीबत आ गया नहीं बोलते ना, मुसीबत आ गई, यानी कि क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर स्त्रीलिंग, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैंने बताया आपको लिंग पता करने के लिए बोल के चेक किया जाना चाहिए। जैसे आपका मुसीबत आ गई, इसमें क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे नींद आती है, ठीक है, नींद आती है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको बोल के इनका आंसर करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद करना है। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कौन सा है इसमें से बताइए। पुनर्धन जन्म, पुनः धन जन्म, पुनर्धन आजन्म या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुनः धन जन्म, क्या हो जाएगा पुनर्जन्म, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 11 का। 12 देखिए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है, ये सही अनुक्रम बताना है। प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाएगा हिंदी अपभ्रंश से निकली है, ठीक है। हिंदी से पहले अपभ्रंश ढूंढिए, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ठीक, ये भी नहीं होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 है, शिव का पर्यायवाची क्या होगा। शिव का पर्यायवाची बताना है 13 में। मुकुंद, अंबर, श्रीकंठ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा श्रीकंठ, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14, भूगोल का विलोम क्या होगा। तो भूगोल का विलोम क्या हो जाएगा, पृथ्वी, खगोल, इतिहास या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूगोल का विलोम होता है खगोल, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15, मृगनयनी में कौन सा समास है। तो मृगनयनी में कौन सा समास है बताइए। तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्विगु समास, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो मृगनयनी में होगा दोस्तों आपका कर्मधारय समास, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।